नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों की श्रृंखला हम लाते हैं आपके लिए, जो कि बहुविकल्पी प्रकार की होती है और इसको बनाने के पूर्व बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देखा जाता है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी हमारी टीम के द्वारा देखा जाता है और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके इसे तैयार किया जाता है। जैसा कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां जहां भी सामान्य अध्ययन आपसे पूछा जाएगा वहां पर हमारी यह श्रृंखला निर्णायक सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें सही उत्तर के साथ बचे वाले विकल्पों पर भी हम चर्चा करते हैं और 1 से 2 प्रश्न हम करंट अफेयर्स के भी इस श्रृंखला में शामिल करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं और आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर पहला प्रश्न जो है रोज की भांति आज हमारा पहला प्रश्न भी भारत की राज्य व्यवस्था सही लिया गया। प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कौन सा या से कथन सही है या है? उत्तर कूट की सहायता से दीजिए। वर्तमान समय में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं आप देख रहे होंगे कि एग्जाम का पैटर्न बहुत तेजी से बदल रहा है और वहां पर कथन कारण वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कूट की सहायता से उत्तर देने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, सूची को सुमेलित करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में यह प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कौन सा या से कथन सही है या है? उत्तर कूट की सहायता से दीजिए। पहला कथन है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का संचालन भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। दूसरा है, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद ग्रहण के पूर्व अपने पद की शपथ नहीं लेता है। और तीसरा स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है, सदन में मतदान होने पर मतों की संख्या बराबर होने पर अध्यक्ष अपना मत नहीं दे सकता है। 4 विकल्प यहां पर दिए गए, केवल 1 अर्थात पहला सही है, केवल 2 अर्थात दूसरा कथन सही है, सी विकल्प में दिया 1 और 3 अर्थात पहला और तीसरा सही है, और डी वाला विकल्प कहता है कि उपरोक्त सभी अर्थात तीनों कथन सही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। विकल्प बी कहता है कि यहां पर जो 2 नंबर का स्टेटमेंट है ये सही है, बाकी दोनों 1 और 3 यहां पर गलत है। हम लोग जानेंगे कैसे गलत है। तो लोकसभा का अध्यक्ष के चुनाव का जो संचालन होता है वह जब लोकसभा की पहली बैठक होती है तो राष्ट्रपति इसकी तिथि घोषित करते हैं। कौन तय करता है? राष्ट्रपति के द्वारा घोषित, राष्ट्रपति के द्वारा घोषित तिथि, राष्ट्रपति के द्वारा घोषित तिथि पर जो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। और इनके चुनाव को कौन करता है? तो सदन के सदस्य, लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो अपनी पहली बैठक में जो राष्ट्रपति जी के द्वारा निर्धारित की जाती है उस बैठक में अपने में से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में और एक उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। और लोकसभा का अध्यक्ष का जो चुनाव का संचालन है वह निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, यह भी याद रखना है। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद ग्रहण के पूर्व अपने पद की शपथ नहीं लेता है, वह एक सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। और सदस्य के रूप में शपथ उसको कौन ग्रहण कराता है? तो याद करिएगा, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो नवगठित लोकसभा में सभी सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक पद सृजित किया गया है, प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर वह व्यक्ति बनाया जाता है जो कि स्वयं में लोकसभा का सदस्य भी होता है और सबसे वरिष्ठ होता है और सर्वसम्मति से उसे अनुभव के आधार पर उसके अनुभव की वरीयता को ध्यान में रख करके उसे प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्ति दे दी जाती है। और वह नवनिर्वाचित नवगठित लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिला देता है। उसके बाद उसके पद का दायित्व जो है वह समाप्त हो जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित तिथि पर लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है, सदन के जो सदस्य वह चुन लेते हैं और प्रोटेम स्पीकर के द्वारा सभी सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष को। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद ग्रहण के पूर्व पद की शपथ नहीं लेता है, यह कथन सही भी है। और सदन में मतदान होने पर मतों की संख्या बराबर होने पर अध्यक्ष अपना मत दे सकता है और उसे कहा जाएगा निर्णायक मत। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे निर्णायक मत कहा जाएगा गतिरोध को दूर करने के लिए। सामान्य स्थिति में वह अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, किंतु यदि सदन में मतों की संख्या बराबर है तो ऐसी दशा में लोकसभा का अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग कर सकता है, भी आपको याद रखना है। परंतु एक स्थिति ऐसी भी आती है जब लोकसभा का अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता है, जब उसके विरुद्ध प्रस्ताव आता है सदन में, उसको पद से हटाने का प्रस्ताव आता है, तब वह अपने मताधिकार का प्रयोग
नहीं कर सकता है अध्यक्ष के रूप में। एक सदस्य के रूप में वह बहस में शामिल हो सकता है, सदस्य के रूप में उसको अधिकार वहां पर दिए गए हैं, लेकिन अध्यक्ष के रूप में निर्णायक मत का प्रयोग वह नहीं कर सकता यदि उसके विरुद्ध प्रस्ताव सदन में आया हुआ है तो। अब हम बात करेंगे संवैधानिक प्रावधानों की। तो संवैधानिक प्रावधानों में लोकसभा का वर्णन संविधान के भाग 5 में है। भाग 5 में इसका अनुच्छेद कौन सा है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। यह संसद का लोकप्रिय सदन है, भारत की संसद का अभिन्न अंग है, अनिवार्य अंग है और अस्थायी सदन है, यह भी याद रखना है। और यह शक्तिशाली सदन भी, किसके पास वित्तीय शक्तियां राज्यसभा की अपेक्षा अधिक होती हैं और इसे जनता का सदन भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, इसे जनता का सदन कहकर भी संबोधित किया जाता है। इसका कार्यकाल सामान्य दशा में 5 वर्षों का होता है, सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। और लोकसभा अध्यक्ष के पद का वर्णन, यहां पर बात नोट कर लें, अध्यक्ष के पद का वर्णन कहां पर है? तो संविधान के अनुच्छेद 93 में 93 नंबर के आर्टिकल में लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में प्रावधान किया गया है। वर्तमान लोकसभा का क्रम क्या है? तो यह भी नोट कर लें कि वर्तमान लोकसभा कौन सी है? तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला जी, ओम बिड़ला। इसके पहले कौन सी लोकसभा थी? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिड़ला जी थे। और 16वीं लोकसभा की अगर हम बात करेंगे तो 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन, जो कि भारत के इतिहास में ऐसा दूसरा मौका था जब लोकसभा की अध्यक्षता किसी महिला के द्वारा की जाती है। और 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी मीरा कुमार, जो भारत के इतिहास में अविस्मरणीय था। भारत के इतिहास की पहली लोकसभा की महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। और 14वीं लोकसभा की अध्यक्षता की गई थी सोमनाथ चटर्जी के द्वारा, यह भी आपको नोट कर लेना है। यदि सूची मिलान करने वाला प्रश्न आएगा तो वहां पर यह व्याख्या बहुत ही निर्णायक सिद्ध होगी। 18वीं वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिड़ला जी थे, 16वीं लोकसभा की अध्यक्षता सुमित्रा महाजन के द्वारा की गई थी, 15वीं लोकसभा की अध्यक्षता भारत में पहली बार किसी महिला के द्वारा की गई मीरा कुमार, और 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी थे। और पहली लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर थे, भी आपको नोट करना है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य कराए जाते हैं जो अपने आप में अविस्मरणीय हैं। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सदन में गठित होने वाली बहुत सारी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। और दोनों सदनों में यदि किसी विधेयक को लेकर के गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति को सुझाव दिया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त अधिवेशन के बारे में, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। और अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष बैठक होगी, इसके नाम से बुलाया जाएगा तो राष्ट्रपति के नाम से बुलाया जाएगा, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के तहत लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्यकालीन भारत में जीतल नामक सिक्का किस धातु का बना होता था? चांदी, सोना, तांबा और लोहा, 4 धातुएं यहां पर दी हैं और मध्यकालीन भारत के इतिहास से प्रश्न लिया गया है। तो मध्यकालीन भारत में जो जीतल नाम का सिक्का था वह तांबे का होता था। वह काहे का होता था? तांबे का होता था। और इसको किसने चलाया है? तो इल्तुतमिश ने इसको चलाया है। याद रखिएगा, इल्तुतमिश के द्वारा यह सिक्का चलाया गया। और इन्होंने एक चांदी का सिक्का भी चलाया था, चांदी का सिक्का। तो चांदी के सिक्कों को कहते थे टंका, याद रखिएगा, टंका। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि वह गुलामों का गुलाम था, गुलामों का गुलाम, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है और ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम है, तो इसलिए कहा जाता है कि गुलामों के गुलाम थे। तो तांबे का जो टंका था वो चांदी का था और तांबे का जीतल, ये 2 मुद्राओं का प्रचलन इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ, जो कि मध्यकालीन भारत की अभूतपूर्व घटना मानी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
भारत का सुंदर वन उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है? पहला है अल्पाइन वन, दूसरा है ज्वारी वन, तीसरा है सदाबहार वन और चौथा है शीतोष्ण वन। तो जो भारत का सुंदर वन का डेल्टा है वह पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और दो नदियों के द्वारा उस डेल्टा का निर्माण किया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो वहां पर जो ज्वारी वन पाए जाते हैं, तो सुंदर वन किसका उदाहरण है? तो ज्वारी वन का उदाहरण है, याद रखिएगा। इसको ज्वारी वन को मैंग्रोव वन भी कहा जा सकता है, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन के नाम से भी इसे जाना जाता है, यह भी आपको नोट कर लेना है। अल्पाइन वन कहां पाए जाते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां पर ऊंचाई ज्यादा होती, कोणधारी या शंकुधारी वन पाए जाते हैं, उसे अल्पाइन वन के नाम से जानते हैं। सदाबहार वन का सबसे बढ़िया उदाहरण है भारत का पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी घाट में सदाबहार के वन पाए जाते हैं, अर्थात जहां पर वर्ष भर पेड़ हरे भरे हों, ऐसी जलवायु संबंधी दशाएं वहां पर पाई जाए, तो इसे सदाबहार वन प्रक्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश के माध्यम से देखा जाता है तो कैसा दिखाई देता है? लाल, नीला, गुलाबी और काला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है काला। जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश से देखा जाएगा तो काले रंग का वह दिखाई देगा, यह भी आपको याद रखना है, काला रंग। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रहा डियागो गार्सिया द्वीप कहां पर स्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में या भूमध्य सागर में? तो इस प्रश्न का सही जवाब है हिंद महासागर। अभी आपने देखा होगा कि यहां पर अमेरिका का एक नेवल बेस भी बना हुआ है, जो कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है उसमें इस द्वीप को बहुत हानि पहुंचाने का प्रयास भी ईरान के द्वारा किया गया था। तो करंट अफेयर्स में यह द्वीप बहुत चर्चा में रहा। यह मध्य हिंद महासागर में कहां पर है? तो डियागो गार्सिया की स्थिति क्या है? मध्य हिंद महासागर, मध्य हिंद महासागर में स्थित है और संरचना की दृष्टि से यह मूंगे से निर्मित द्वीप है, मूंगे से निर्मित द्वीप है। उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, लक्षद्वीप समूह, जिसका क्षेत्रफल मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर है, जहां की राजधानी कावरत्ती है। भौतिक संरचना की दृष्टि से वह भी मूंगे से निर्मित है और मध्य हिंद महासागर में यह स्थित है, यह भी याद रखिएगा। सामरिक दृष्टिकोण से, रणनीतिक दृष्टिकोण से यह द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, मूंगा से निर्मित है, जो चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है। किसका हिस्सा है यह? तो याद रखिएगा, चागोस द्वीप समूह, चागोस द्वीप समूह का यह भाग है, यह भी आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, बागुराउम्बा नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? असम, पंजाब, केरल और लद्दाख। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है असम। असम राज्य से संबंधित यह प्रमुख लोक नृत्य है और असम में बोडो समुदाय के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सी जनजाति यहाँ की प्रमुख है? बोडो। तो बोडो समुदाय के लोगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है और यह एक कृषि प्रधान पर्व की तरह इसको आयोजित किया जाता है, कृषि प्रधान। ठीक है, याद रखिएगा, कृषि प्रधान। बोडो जो है असम की प्रमुख जनजाति है, जनजाति समूह वहां पर पाया जाता है, तो उसके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न, माफ कीजिएगा, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो यहां पर कुछ और विकल्प भी दिए जिनका हम प्रयास करेंगे इनकी व्याख्या करें। पंजाब का प्रमुख नृत्य है भांगड़ा, ठीक है, याद रखिएगा, भांगड़ा और गिद्दा। ठीक है, पंजाब का प्रमुख नृत्य है भांगड़ा और गिद्दा। तो गिद्दा जो है वह महिलाओं के लिए है। गिद्दा नृत्य कौन करता है? खासकर पंजाब में तो महिलाएं करती, ये महिला प्रधान है, महिला। और भांगड़ा कौन करता है? तो पुरुष। ठीक है, भांगड़ा जो है वह पुरुषों के लिए है और गिद्दा महिलाओं के लिए है। अब हम बात करते हैं केरला की। केरला के ऐसे कौन से लोक नृत्य जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपसे? तो केरल भारत का एक तटवर्ती राज्य है, यह भी याद रखिएगा, और शिक्षा की दृष्टि से शिक्षा के मामले में पहले स्थान पर है, स्वास्थ्य गुणवत्ता सूचकांक में पहले स्थान पर है, सोने की समान कीमतों को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है, पूर्ण बैंकिंग साक्षर पहला राज्य है और वन स्कूल वन IS नाम की योजना संचालित
विभाजित करने वाला भी राज्य आपको केरला ही बताना है। तो केरल में थेयम और थेयम नाम का जो लोक नृत्य है वह प्रमुख रूप से मनाया जाता है। थेयम यह केरल का प्रमुख लोक नृत्य है। अब हम बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके 31 अक्टूबर सन 2019 को बनाया गया, यह भी याद रखना है। तो यहाँ का प्रमुख नृत्य जाबरो और सोडोल चाम। जाबरो याद रखिएगा, जाबरो, सोडोल और चाम, ये लोक नृत्य है लद्दाख के। लद्दाख की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति अगर देखी जाए तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश है लद्दाख, याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके सामने है। एबेल पुरस्कार 2026 प्रसिद्ध गणितज्ञ गर्ट फ्लंटिंग्स को नामित किया गया है, वह किस देश के नागरिक है? ये बताना है कि एबेल पुरस्कार 2026 जिन्हें दिया गया है, जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है, तो वह किस देश के नागरिक है? 4 विकल्प आपके सामने, नॉर्वे, जर्मनी, जापान और अमेरिका। तो सही जवाब है जर्मनी। जर्मनी जो है, जर्मनी के निवासी हैं और 2026 का एबेल पुरस्कार इनको दिया जाएगा। एबेल पुरस्कार के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य हम लोग जान लें। एबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है और कब से दिया जा रहा है? तो एबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? तो प्रथम पुरस्कार दिया गया है 2003 में, याद रखिएगा, 2003 में पहला पुरस्कार वितरित किया गया। इसको कहा जाता है गणित का नोबेल। गणित का नोबेल यह विश्व का सबसे बड़ा गणित के क्षेत्र का दिया जाने वाला पुरस्कार है और इसको नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे सरकार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। यह गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, 2003 से प्रारंभ है, यह भी आपको याद रखना है। और इसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है, इसे गणित का नोबेल कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत तथा जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 का आयोजन भारत में कहां हुआ? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड के रानीखेत, एक जगह उत्तराखंड में रानीखेत है, पर्यटन स्थल भी है रानीखेत। रानीखेत, तो रानीखेत में एक जगह पड़ती चौबटिया। चौबटिया, तो रानीखेत के चौबटिया में जापान तथा भारत की सेनाओं के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ है, धर्म गार्जियन। ये भी आपको नोट कर लेना है। और इसका 7वां संस्करण ये था। बारी बारी से भारत तथा जापान के बीच में इसकी मेजबानी की जाती है। 7वां संस्करण इस वर्ष 2026 में उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया है, जो 24 फरवरी से 9 मार्च तक चला। कब से कब तक चला है? तो 24 फरवरी 2026 से 9 मार्च 2026 तक ये चला है, ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है या किसे नियुक्त किया गया? 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, उमा भारती, हरदीप सिंह पुरी, साध्वी निरंजना ज्योति और जय शाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है साध्वी निरंजना ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष अभी हाल में नियुक्त किया गया है, ये आपको नोट कर लेना है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। उमा भारती, उमा भारती मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और भारत सरकार में केंद्रीय स्तर पर मंत्री के रूप में दायित्वों का निर्वहन कर चुकी हैं। हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम मंत्री हैं, यह भी याद रखिएगा। हरदीप सिंह पुरी क्या है? तो पेट्रोलियम मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतिम विकल्प पर दिए हैं जय शाह, तो ये बीसीसीआई के अध्यक्ष है, ठीक है, ये बीसीसीआई के अध्यक्ष है और भारत के वर्तमान गृह मंत्री जी के सुपुत्र है, ये भी आपको नोट कर लेना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है। 4 विकल्प यहां पर दिए हैं, आपकी परीक्षा में सामान्य दिन में एक दिवस भी पूछा जाता है प्रमुखता से, 30 मार्च, 10 अप्रैल, 26 दिसंबर या 4 मार्च को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, 30 मार्च को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शून्य अपशिष्ट दिवस घोषित किया गया है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, याद रखिएगा, एनवायरमेंट की सेफ्टी के लिए यह दिवस जो है वह घोषित किया गया है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथिक दिवस। होम्योपैथिक
होम्योपैथिक दिवस। याद रखिएगा, होम्योपैथी के जनक थे डॉक्टर हनीमैन, तो उनकी जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस। ठीक है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित दिवस है या वीर बाल दिवस। और 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, सुरक्षा दिवस। तो यहां पर आपके 4 दिवस तैयार हो गए। आपसे एक पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 30 मार्च। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो आज की श्रृंखला आपको कैसी लगी? हमें कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव जरूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।